कुछ समय पहले जो सिया मुस्कुराते हुए अपनी शादी के लिए तैयार हो रही थी, अभी कुछ मिनट बाद ही सिया का चेहरा एकदम मुरझा गया था और उसकी आंखों से लगातार बहते हुए आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। राघव सिंघानिया ने आज सिया की लाइफ पूरी तरह से बर्बाद कर दी थी। उसने सिया की मांग में सिंदूर भर के सबके सामने उसे अपनी पत्नी घोषित कर दिया था, लेकिन उसे वहीं रोता तड़पता छोड़कर राघव सिंघानिया वहां से चला गया था। वहीं दूसरी तरफ रूहान, जो सिया से शादी करने वाला था, अभी भी उसके सामने खड़ा होकर लगातार उसे प्यार भरी निगाहों से देखते जा रहा था। रूहान के माता पिता उसका हाथ पकड़ते हुए उसे वहां से ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सिया की आंखों से बहते आंसू देखकर उसके पैर वहीं जम गए थे। सिया अभी पूरी तरह से अपने दुख से उभरी भी नहीं थी कि अचानक उसकी दादी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। अपनी दादी को ऐसे जमीन पर गिरते देख सिया दौड़ते हुए अपनी दादी के पास आई और उनके पास बैठकर उन्हें संभालने लगी। सिया को रोते देखा रूहान ने अपने माता पिता से अपना हाथ छुड़वाया और दौड़कर सिया के पास आकर बैठ गया और दादी के चेहरे पर हाथ लगाते हुए बोला, दादी, दादी क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना दादी? सिया रोते हुए अपनी दादी की तरफ देखकर बस एक ही बात कह रही थी, दादी क्या हुआ आपको? उठिए ना दादी, उठिए। और इतना कहकर सिया अपनी दादी को बेहोशी की हालत से उठाते हुए उन्हें झकझोरते हुए जोर जोर से रोने लगी। सिया की आंखों में आंसू देखकर रूहान का दिल पसीज गया। सिया की आंखों से बहते आंसू पोंछने के लिए रूहान ने जैसे ही अपना हाथ उसके चेहरे की तरफ बढ़ाया कि तभी रूहान की माँ उसके हाथ को पकड़कर उसे वहां से उठाते हुए बोली, तू पागल हो गया है क्या लड़के? तुझे समझ क्यों नहीं आता? अब ये तेरी दोस्त नहीं बल्कि उस राघव सिंघानिया की पत्नी है और उसकी पत्नी को छूने का मतलब जानता है तू? रूहान की माँ की बात सुनकर सिया ने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए रूहान की तरफ देखा और बोली, देखो रूहान, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अब अपनी माँ की बात मान लो और चले जाओ यहाँ से। सिया की बात सुनकर रूहान ने सिया की तरफ आश्चर्य से देखते हुए कहा, ये तू क्या कह रही है सिया? मैं तुझे ऐसे हालत में छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? दादी भी ठीक नहीं है और तुम तो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो, तो फिर मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जाऊं? सिया ने एक लंबी सांस ली और रूहान की तरफ देखते हुए ऊंची आवाज में बोली, मैं एकदम ठीक हूँ रूहान, मैं खुद को भी संभाल सकती हूँ और दादी को भी संभाल लूंगी, लेकिन फिलहाल तुम जाओ यहाँ से। सिया के मुंह से इतनी बात सुनने के बाद भी रूहान वहां से खड़े होने को तैयार ही नहीं था कि तभी रूहान के पापा आगे आए और सिया के आगे हाथ जोड़ते हुए बोले, देख सिया, अब तक रूहान ने तेरी बहुत मदद की है और हमने उसे रोका भी नहीं, लेकिन अब बस हम तेरी वजह से हम अपने बेटे की जान खतरे में नहीं डाल सकते, इसलिए मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मेरे बेटे को यहाँ से जाने के लिए बोल दे। सिया ने रूहान के पापा की बात मानते हुए रूहान की तरफ देखा और बोली, प्लीज रूहान चला जा यहाँ से। तू मान क्यों नहीं रहा? मैंने कहा न, मैं ठीक हूँ और मैं खुद को भी संभाल सकती हूँ, प्लीज चला जा यहाँ से। सिया की रिक्वेस्ट करते ही अपनी आंखों में आंसू लिए रूहान अपने माता पिता के साथ वहां से चला गया, लेकिन अभी भी पीछे मुड़कर बार बार सिया की तरफ देखे जा रहा था। रूहान के वहां से जाते ही सिया ने अपनी दादी के सीने पर हाथ रखा तो सिया को महसूस हुआ कि उसकी दादी की सांसें नहीं चल रही थीं। अपनी दादी की रुकी हुई सांसें देखकर सिया डर गई और डर से कांपती हुई बोली, दादी, उठो दादी, दादी। और इतना कहकर सिया ने अपनी दादी के हाथ को छूकर देखा और फिर उसके खुले हुए मुंह पर अपना हाथ रखते ही सिया को पता लग गया कि अब उसकी दादी की सांसें नहीं चल रही थीं। उसकी दादी अब ये दुनिया छोड़कर हमेशा के लिए जा चुकी थी, इसलिए सिया की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। आंखों से बहते आंसुओं से सिया ने रोते हुए कहा, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती दादी, मैं आपके बिना बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। मेरा इस दुनिया में आपके अलावा कोई नहीं है दादी, आपके बिना आपकी ये सिया बिल्कुल अनाथ हो जाएगी। और इतना कहकर सिया फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन इस वक्त सिया को संभालने के लिए कोई भी इंसान उसके घर में मौजूद नहीं था। वहां से जाता हुआ रूहान सिया की आवाज सुनकर उसके पास जाना चाहता था, लेकिन उसके माता पिता ने उसके हाथों को इस तरह जकड़ के रखा हुआ था कि वह चाहकर भी सिया के पास नहीं जा पा रहा था। सिया अपनी दादी को खोने के गम में लगातार रोए जा रही थी कि तभी सिया को किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उन कदमों की आहट सुनकर सिया ने जैसे ही अपनी गर्दन ऊपर उठकर देखा तो उसके सामने एक आदमी खड़ा हुआ था। अधेड़ उम्र का वो आदमी जिसने अपने बदन पर एक काले रंग का कोट
और ग्रे कलर की पैंट पहनी हुई थी। वो लगातार सिया की तरफ घूरते हुए चला आ रहा था। उस आदमी की तरफ देखते हुए सिया ने गुस्से भरे शब्दों में कहा, तो आ गए आप? आज आपको फुर्सत मिली दादी से मिलने की, तो आइए मिल लीजिए दादी से। वैसे भी अब तो वो इस दुनिया से जा चुकी है। जब तक वो जिंदा थी आप उन्हें देखने तक नहीं आए, और अब वो मर गई तो आ गए अपना हक जमाने। काला कोट पहने हुए वो आदमी आगे कुछ बोलता, उससे पहले ही दरवाजे के बाहर से एक मोटी सी औरत आई जिसने अपने बदन पर साड़ी लपेटी हुई थी। उस औरत को साड़ी पहनने का तरीका भी नहीं आता था। उसने बस ऐसे ही अपने बदन पर साड़ी को लपेट रखा था। वो औरत दूर से ही चिल्लाते हुए बोली, मनहूस लड़की, पहले तो अपने माँ बाप को खा गई, अब अपनी दादी को भी मार दिया और ऊपर से अपने चाचा को ही सुना रही है। वैसे तेरी दादी हमारे लिए नहीं मरी, वो तेरी करतूतों से तंग आकर मरी है, तो हमें ये एहसान दिखाने की जरूरत नहीं है। फिर वो औरत सिया के एकदम पास आ गई और उसकी तरफ घूरते हुए बोली, वैसे तेरी जानकारी के लिए बता दूं, ये घर जिसमें अभी तू अपनी दादी के साथ रह रही थी, वो घर ना तेरा है और ना तेरे माँ बाप का। वो घर इनका है। ये जो तेरे सामने खड़े हैं तेरे चाचा जी, यही है तेरी दादी के सगे बेटे। सिया के सामने इस वक्त उसके चाचा जी रमेश जैन और चाची सुरेखा जैन खड़े हुए थे, जो उसकी मुंह बोली दादी के सगे बेटे बहू थे। दादी ने सिया को गोद लिया था, इसलिए सिया के माता पिता कौन थे उनके बारे में कोई नहीं जानता था। इस राज को सिर्फ दादी जानती थी, और आज दादी की मौत के साथ सिया के जन्म का राज भी दफन हो गया था। सिया के चाचा चाची को जैसे ही पता चला कि दादी अब इस दुनिया में नहीं रही, वैसे ही वो लोग दादी की प्रॉपर्टी पर अपना हक जमाने के लिए वहां आ पहुंचे और खुद को दादी का सगा बताते हुए सिया के घर पर अपना हक जमाने लगे। अपनी मुंह बोली, चाची। सुरेखा की बात सुनकर सिया ने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे पता है चाची, ये घर आप लोगों का ही है, लेकिन फिलहाल हमें दादी के अंतिम संस्कार की तैयारी करनी है, क्योंकि वो अभी इस दुनिया में नहीं रही। और इतना कहकर सिया जैसे ही अपनी चाची को हक करने के लिए आगे बढ़ी, तभी उसकी चाची ने उसे एक जोरदार धक्का देते हुए नीचे जमीन पर गिरा दिया और फिर अपने कपड़ों को झाड़ते हुए बोली, अरे मनहूस, दूर रह मुझसे, पता नहीं किसका गंदा खून है तू, और खबरदार जो मेरे पास आई तो दूर रह मुझसे। इतना कहते हुए अचानक सुरेखा जैन का ध्यान सिया के माथे पर लगे सिंदूर की तरफ गया। उसने सिया के माथे पर लगे सिंदूर की तरफ देखते हुए सिया का मजाक उड़ाते हुए कहा, तेरी शादी हो चुकी है, लेकिन तेरा पति कहाँ है? लगता है तेरे माँ बाप की तरह वो भी तुझे छोड़कर भाग गया। और इतना कहकर सिया के चाचा चाची उसका मजाक उड़ाते हुए जोर जोर से उस पर हंसने लगे। आखिर कौन है सिया के माता पिता जिनका राज केवल उसकी दादी जानती थी? क्या राघव सिंघानिया कभी पलटकर सिया की तरफ आएगा? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट ऑफ डेविल।